ओम बिरला जी, ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया। रात्रि को आप 3 बजे के करीब पहुँचे और पहाड़ का आपने पहली बार अवलोकन किया, समस्याओं को जाना। इस पहाड़ी प्रदेश पे आपका हार्दिक स्वागत है। राज्यसभा के हमारे चेयरमैन साहब हरवंश नारायण सिंह जी, श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, विनय कुमार जी जो कि डिप्टी स्पीकर है, हमारे दिल्ली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी, मोहन सिंह बिश जी डिप्टी स्पीकर, अभय वर्मा जी चीफ विप, शिखा राय जी मेंबर, जितेंद्र महाजन मेंबर, पंजाब के हमारे स्पीकर कुलतार सिंह जी, सरदार जय कृष्ण सिंह रोड़ी जी डिप्टी स्पीकर, सरदार कुलवंत सिंह पंडारी जी एमएलए, सरदार मंजीत सिंह बिलासपुर एमएलए, श्रीमती नरेंद्र कौर एमएलए, मुबारक गुल जी चीफ विप, निजाम उद्दीन भट्ट चीफ विप, मीर मोहम्मद फयाज चीफ विप पीडीपी, हरविंदर कल्याण स्पीकर, भगवान दास एमएलए, जोगिंदर सिंह राणा जी एमएलए, कृष्ण मीडा जी डिप्टी स्पीकर, राम कुमार कश्यप जी गवर्नमेंट चीफ विप, घनश्याम दास एमएलए, उत्तर प्रदेश के हमारे स्पीकर सतीश महाना जी, तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के गदम प्रसाद कुमार जी, तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के गुटाक सिकंदर रेड्डी जी चेयरमैन, कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के श्री यूटी खड्डर फरीद स्पीकर जी, श्री हर्षवर्धन चौहान जी जो कि हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर है, श्री यादविंदर गोमा जी, उत्पल कुमार सिंह जी जो कि सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, पीसी मोदी जी सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा। सर्वप्रथम तो मैं आप सबका इस सम्मेलन में आने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा भवन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 के प्रतिष्ठित सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में जोन 2 के अंतर्गत आने वाले राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर से पधारे सभी प्रतिनिधियों का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। यह सम्मेलन लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक सक्षम और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास है। मुझे इस बात की खुशी है कि कर्नाटका, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना की विधानसभाओं के माननीय अध्यक्ष इस सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होने थे, लेकिन कर्नाटका, असम और गुजरात के किसी कारणवश वो आ नहीं सके। अतः आप सबको यहाँ आने हमारे लिए सम्मान की बात है। आपका सहयोग और संवाद लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य विधायी प्रक्रियाओं को अधिक सुदृढ़ बनाना, लोकतांत्रिक संवाद को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना है। मुझे विश्वास है कि यह मंच विचारों के आदान प्रदान का उत्कृष्ट माध्यम बनेगा और इसमें सभी सदस्यों को आपसी अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और विधायी पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सदैव संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार और हमारी विधानसभा लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूती देने, तकनीक के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने और आम जन में से सीधा जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2014 में देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस विधानसभा बनकर डिजिटल विधायी प्रणाली की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। ई विधान प्रणाली ने न केवल हमारे कामकाज को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया है, बल्कि कागज की खपत कम कर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सभी माननीय विधायक ई मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने क्षेत्र की जानकारी और फीडबैक समय पर प्राप्त कर पा रहे हैं, जिससे सुशासन को बल मिला है। भारत सरकार द्वारा विकसित
नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 11 जनवरी 2024 से पूरी तरह से अपनाया है। प्रदेश विधानसभा ने तकनीकी नवाचार को अपनाते हुए पारंपरिक कार्य प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं। हमारी विधानसभा में सभी प्रश्न, सूचनाएं, उत्तर और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत और प्रसारित किए जाते हैं। सत्र के दौरान सभी कार्रवाइयों को लाइव स्ट्रीमिंग और वेबसाइट के माध्यम से आमजन तक भी पहुंचाया जाता है, जिससे जनता की भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। विधानसभा की वेबसाइट पर प्रतिदिन की कार्रवाई, प्रश्नोत्तर और अन्य अभिलेख नियमित रूप से उपलब्ध करवाए जाते हैं। विधायकों, मंत्रियों, सचिवों और अधिकारियों के लिए अलग अलग डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं, जिससे कार्य में सुविधा, स्पष्टता और समयबद्धता बनी रहती है। प्रेस, मीडिया और शोधकर्ताओं के लिए विधानसभा की कार्रवाइयों तक सरल और डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की गई है। विधानसभा में आने वाले सभी लोगों के लिए ऑनलाइन पास प्रणाली और पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया भी पूर्णतः डिजिटाइज्ड है। हमारी यह व्यवस्था पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सुशासन और तकनीकी क्षमताओं का उदाहरण प्रस्तुत करती है। प्रदेश विधानसभा की अन्य विधानसभाओं के लिए न केवल तकनीकी मार्गदर्शक बनी है, बल्कि डिजिटल लोकतंत्र की दिशा में एक प्रेरणा स्रोत भी है। हमें गर्व है कि देश भर की विधानसभाएं अब हिमाचल की इस पहल से प्रेरणा ले रही है और वन नेशन वन एप्लीकेशन की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर मैं आप सभी उपस्थित महानुभावों को प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही तमाम नीतियां, योजनाओं और कार्यक्रम की जानकारी देना चाहूंगा। विधानसभा हमारी इस विधानसभा ने एक इतिहास बनाया। 10th शेड्यूल की बात जब हरिवंश नारायण सिंह जी कर रहे थे, निश्चित तौर पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, उसका सही सदुपयोग किसी ने किया तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने किया। और इसके लिए मैं हमारे अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राजनीति है और लोकतंत्र में राजनीति का परिवेश हमेशा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और जब हमारी सरकार पर इस प्रकार का खतरा आया, हमने कानून का सहारा लेकर प्रूडेंटली उसको आगे बढ़ाकर किस प्रकार राज्यसभा के चुनावों के बाद हमारी सरकार पर खतरा मंडरा रहा था। हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र के इतिहास में ये ऐसा पहली बार हुआ था और इस लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा देश के लिए भी एक उदाहरण लेकर कुलदीप सिंह पठानिया जी ने बताया कि जो विधायक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आते हैं, विप का उल्लंघन करते हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। इससे भी एक कदम बढ़कर हमारी सरकार ने एक और कानून बनाया कि जो डिस्क्वालिफिकेशंस के दायरे में जो लोग आएंगे, अगर वो दोबारा विधायक बन जाते हैं तो वो पेंशन और प्रिविलेज के हकदार नहीं होंगे। वो गवर्नर की असेंट के लिए अभी पड़ा है। तो इस विधानसभा के स्पीकर ने, इस सरकार ने देश के लिए जहां डिजिटल का मार्ग खोला है, वहां डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह से होना उसका मार्ग भी माननीय स्पीकर साहब के लिए खोल दिया है। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। जब से हमारी सरकार आई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद होता है, संवाद होता है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद इस प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, इस पहाड़ी क्षेत्र की अपनी चुनौतियां हैं। पंजाब की अपनी चुनौतियां होती है, हरियाणा की अपनी चुनौतियां हैं, उत्तर प्रदेश की अपनी चुनौतियां हैं। पर हमारी सरकार ने अपने प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए व्यवस्था परिवर्तन करने की जब सोची
और इस व्यवस्था परिवर्तन के कारण जो सार्थक परिणाम आए हैं, मैं उसका लेख आपके सामने करना चाहता हूं। मैं नीति आयोग से भी मिला, मैं भी माननीय अध्यक्ष महोदय से भी बातचीत कर रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार आप हिमाचल प्रदेश में आए हैं। जो नीतियां बनती हैं वो पूरे देश के लिए एक प्रकार से एक नीति बनाई जाती है। मेरा यह मानना है कि अक्रॉस द कंट्री हिल स्टेट्स के लिए एक अलग से नीति होनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये अभिभाषण के बाद मैं यहां इस चर्चा में भाग नहीं ले पाऊंगा, तो मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। पूरे हिल स्टेट जो भी इंडिया में है, और कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसके राज्य उन्नति में उसके बराबर के भागीदार ना हो। चाहे उत्तराखंड है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है। अगर आप जो प्लेन के राज्य उनके नियम लागू करेंगे तो कभी भी इन हिल स्टेट्स का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए अक्रॉस हिल स्टेट्स की अलग नीति होनी चाहिए। मैं इस मंच का प्रयोग इसलिए भी करना चाहता हूं कि माननीय लोकसभा के स्पीकर यहां बैठे हैं और हमारे दर्द को और हमारी आवाज को आप सुनेंगे। पंजाब में कोई नदी नहीं बहती है, हरियाणा में कोई नदी नहीं बहती है। जो भी नदियां पंजाब को जाती है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जाती है। 5 नदियां हिमाचल प्रदेश से जाती है। अब हिमाचल का रिसोर्स क्या है? जीएसटी लगने के बाद हिमाचल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जीएसटी जो है कंज्यूमर बेस्ड है। हम एशिया के बद्दी के फार्मा हब है बिगेस्ट। जीएसटी लगने से पहले हमें 4000 करोड़ रुपया बद्दी के एरिया से आता था, और जीएसटी लगने के बाद 200 करोड़ रुपया भी आज हमको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 75 लाख है। भविष्य में कभी भी हम 1 करोड़ पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनेशन की तरफ जाने शुरू हो गई है। तो हमें जीएसटी का कभी लाभ ही नहीं मिल पाएगा। तो किस चीज से लाभ मिले हमें? हमने उस पर विचार विमर्श किया और पाया कि इस प्रदेश के पास जो बहता हुआ पानी है वो हमारा सबसे बहता हुआ सोना है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। जब हम पंजाब के भाग थे, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब के जब भाग थे तो पंजाब ने सब प्रकार से तरक्की की। आज जब हमारे अधिकारों की बात आती है तो हमारी आवाज छोटे प्रदेश होने के कारण लोकतंत्र के उस मंच पर उतनी जोर से नहीं उठा पाते हैं जितना यूपी वाले अपने जोर से उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल बजट 58,000 करोड़ का है। 52,000 करोड़ रुपए हमारे पास कुल है, 6,000 करोड़ का होल है। और एक हमारे ही पानी से जो बड़ी कंपनी बनी SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, उसका पिछले 35 साल में वो 67,000 करोड़ की कंपनी बनी। ये कैसे हुआ? ये इस प्रकार हुआ कि जब हमारे पास पैसे थे नहीं, हम 12,000 मेगावाट पावर हार्नेस करते हैं हाइड्रो। हमारे पास हमें फ्री रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी। जो रॉ मटेरियल है वो तो वाटर है। आप थर्मल का यूनिट लगाते हो और थर्मल यूनिट के बाद आपका माइनिंग की कॉस्ट पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ती है, पर हाइड्रो में कभी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल वाटर है और फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है। हम उस अधिकार की भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि हमें अपने रिसोर्स जो है वो हमें पानी के रूप में हमारे रिसोर्स को माना जाए और हमें उसका उचित अधिकार मिलना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां भी प्रदेशों में जाओगे उसका अब इंडस्ट्रीज का कोई बड़ा फायदा नहीं रहा। हाइड्रो का फायदा है, टूरिज्म का फायदा है, डेयरी इंडस्ट्रीज का फायदा है जो हमारी प्रकृति ने हमें दिया है, और इन चीजों को हम आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया। तो वाटर को हम एक वेल्थ मानते हैं और हम मैंने
कई प्लेटफार्म पर यह बात उठाई, नीति आयोग के सामने भी बात उठाई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसे स्वीकार किया कि पहाड़ों में उद्योग लगाना बहुत मुश्किल काम है। रॉ मटेरियल की कीमत ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पानी ही इनका रॉ मटेरियल है, तो इनको इनके जो अधिकार है उनको हम सुरक्षित करेंगे। हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के तहत सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया। अब तक मुख्यमंत्री और मंत्रीगण 1000 से अधिक पंचायतों में जाकर लोगों से सीधा संवाद कर चुके हैं। इससे स्थानीय समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने में मदद मिल रही है। हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल कर 1,36,000 कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के अंतर्गत लगभग 3 लाख महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है और भी पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से इसमें जोड़ा जा रहा है। दूध पर समर्थन मूल्य लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना, जहां किसानों के दूध, गाय के दूध पर 51 रुपए और भैंस के दूध पर 61 रुपए प्रति किलो की दर से लाभ मिल रहा है और 2 रुपए हम उसे किराए के रूप में भी देते हैं। प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की पर सरकार द्वारा 40 रुपए और गेहूं पर 60 रुपए और कच्ची हल्दी पर 90 रुपए प्रति किलो का समर्थन मूल्य तय किया गया है। हमने सीमा पर्यटन, बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 3930 मीटर यानी कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिवकिला दर्रे पर बॉर्डर टूरिज्म गतिविधियों की शुरुआत की है। यह भारत चीन सीमा पर स्थित है और इससे किन्नौर जिला के जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। शिवकिला के बाद जो मानसरोवर यात्रा है वो सिर्फ 91 किलोमीटर की रह जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने अनुरोध किया और माननीय मैं अध्यक्ष महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि आप हमें इसमें जरूर सहयोग करें, और क्योंकि वहां से जो चाइना का रोड है और हमारे रोड के बीच सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर हम 2 किलोमीटर भारत सरकार की ओर से रोड बनेगा तो हम उनके चाइना के रोड तक हम पहुंच पाएंगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत सौर ऊर्जा के लिए गैर जनजातीय क्षेत्रों में 4% और जनजातीय क्षेत्रों में 5% ब्याज अनुदान के साथ ऋण सुविधा दी जाएगी। लघु किसानों और पशुपालकों के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट किनने की सुविधा शुरू की गई है। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की गई है, जिससे हजारों युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाते प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। साथ ही डॉक्टर YS परमार छात्र ऋण योजना और सुख शिक्षा योजना से अब तक 2000 से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा में सहायता मिली है। जो हमारी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है, इसमें ई-व्हीकल पर हम 50% की सब्सिडी दे रहे हैं। यानी कि किसी ने गाड़ी 30 लाख की खरीदी, हमारी सरकार उसको 15 लाख रुपया सब्सिडी के रूप में दे रही है। और इन गाड़ी को खरीदने के लिए हम उसको सरकार में लगा रहे हैं। तकरीबन 2000 गाड़ियां हमारी सरकारी दफ्तरों में लगी हैं, तो हम तकरीबन 150 के करीब गाड़ियां सरकारी ऑफिस में लगा चुके हैं। सरकार से भी हम गाड़ी विड्रॉ कर रहे हैं और युवा को भी हम रोजगार दे रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हाल ही में परख 2025 NAS सर्वे में प्रदेश ने देश भर में 5वां स्थान प्राप्त किया, जबकि वर्ष 2021-22 16-17 में 15वें स्थान पर, 21-22 22-23 में 21वें स्थान पर पहुंच गया था। 16 अंकों की हमने बढ़त लेकर 5वां स्थान प्राप्त किया है। हमारी सरकार की प्रभावी नीतियां गुणवत्ता शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और शिक्षा सुधारों की निरंतरता के कारण ही राज्य के खाते में यह ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई है। प्रदेश सरकार लोगों को गुणवत्ता और आधुनिक उपचार प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस कड़ी में प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत एक ऐतिहासिक कदम है। शिमला का अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट चमियाना प्रदेश का पहला संस्थान बना, जहां यहां अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी। यह हमारी सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिससे हिमाचल स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बन रहा है।
हमने प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया है। हमारी सरकार ने नशे से ग्रस्त लोगों के उपचार और पुनर्वास के लिए मजबूत कानून व्यवस्था के प्रावधान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध निवारण एवं नियंत्रण विधेयक 2025 पारित कर नशा तस्करों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 लाख रुपया जुर्माने के अतिरिक्त अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की कुर्की किए जाने का प्रावधान किया है। लंबित राजस्व मामलों में लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल अदालतें आरंभ की गई है। अब तक 2,75,000 से अधिक इंतकाल, 16,258 तकसीम, 27,404 निशानदेही और 7260 दुरुस्ती के मामलों का निपटारा किया जा सका है। हमारी सरकार ने जो बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, देश का पहला ऐसा कानून बनाया जहां अनाथ बच्चों को प्रदेश की संपदा का अधिकार मिले। हमारी सरकार ने उन बच्चों को, सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। पैदा होने से लेकर 27 साल तक की उम्र सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी और जब वो 18 साल का हो जाएगा, 18 साल की उम्र में उसे 4,000 रुपया मासिक हमारा उन्हें स्टाइफन दिया जाता है और पढ़ाई का पूरा खर्चा, चाहे वो देश में पढ़ता है या विदेश में पढ़ता है, और हॉस्टल का पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उन्हें उपलब्ध करवाती है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार उन्हें, जिस तरह हम अपने परिवार में साल में एक बार घूमने के लिए जाते हैं, तो एक बार घूमने के लिए 3 स्टार होटल और बाई ईयर घूमने का 6,000 बच्चों का इस प्रकार की सुविधा भी हमारी सरकार उपलब्ध करवा रही है। अंत में मैं इस आयोजन के लिए विधानसभा सचिवालय और सभी सहयोगी संस्थाओं का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन को सफल बनाने में योगदान दिया। मैं सभी प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह सम्मेलन विचारों की समृद्धि और लोकतंत्र की मजबूती का वाहक बनेगा। मैं एक बार पुनः सभी माननीय अतिथियों, प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों का सम्मेलन में सहभागिता के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सभी का यहाँ आना हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मुझे विश्वास है कि यह सम्मेलन हम सभी के लिए ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने एक बात और कहना चाहूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं और मैं आपसे चाहूंगा कि एक और कानून का फ्लॉ है। बाय इलेक्शन हमारा 6 महीने की जगह 1 साल में होना चाहिए, ताकि 1 साल के भीतर जब हमारे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, बार बार वो प्रभाव पड़ता है। तो हमारी बात को, इसको मैंने माननीय पार्लियामेंट मिनिस्टर से भी रखा है कि बाय इलेक्शन पूरे देश में अगर 1 साल के अंदर 1 महीने के भीतर हो तो बार बार इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा। और क्योंकि ये अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल होना है, तो इसमें आपकी हस्तक्षेप का भी जरूरी होगी और आपसे हम अनुरोध भी करेंगे। मैं एक बार फिर से कुलदीप सिंह पठानिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और माननीय हमारे जो लोकसभा के स्पीकर है ओम प्रकाश बिरला जी, आप हिमाचल प्रदेश में आए, जब आपने अपनी आंखों से प्रदेश को देखा है। हिमाचल प्रदेश बहुत सुंदर प्रदेश है, इसके प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने का जिम्मा हम हिमाचल के लोगों के है और हमारा ये प्रयास रहता है कि प्रदेश जो कि नॉर्दर्न इंडिया का लंग्स कहलाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे यहाँ फॉरेस्ट लैंड 68% है, 32% लैंड ही हिमाचल के लोगों के पास है, 28% फॉरेस्ट है। जब यहाँ 68 फॉरेस्ट लैंड है, 28% फॉरेस्ट कवर है, तो उसके अलावा जब आपको स्वच्छ जलवायु चाहिए, अच्छी ऑक्सीजन चाहिए, तो हिमाचल के जंगलों से ही जाती है दिल्ली तक। तो हम अपने पेड़ों को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, या पेड़ काटने पर सजा का प्रावधान है। तो पर हमारी परिस्थितियां राज्य की अन्य राज्यों की परिस्थितियों से अलग है। मैं एक बार फिर से आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं हरिवंश नारायण सिंह जी का भी, जो कि पहले भी हमारी इनसे मुलाकात हुई है, आपका भी यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। और आप आज अपना जन्मदिन इस देवभूमि पर मना रहे हैं, इसके लिए भी भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, साथ में आपके अध्यक्ष जी, हमारा सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी राज्यों से आए अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, विधायकगण,
डिप्टी चीफ व्हिप का भी हिमाचल के देवभूमि में आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपकी अभिव्यक्ति के लिए आपका आभार